हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस पे, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। So these are the two topics I will cover today, and in this we will cover the basic info, hard power, soft power, difference between soft power and hard power, then Indian context, then regionally integrated organization. So friends, अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, और कुछ सजेशंस हों तो प्लीज़ आप बताएं। So basic info. In this basic info, I put that the idea to distinguish between soft power and hard power was conceived by Joseph Nye in the 1990s. तो जोसेफ नेई जो है, उन्होंने जो है इन दोनों के बीच में जो है एक डिफरेंस क्रिएट करा 1990 में कि सॉफ्ट पावर क्या है और हार्ड पावर क्या है। और उन्होंने इलस्ट्रेट करते हुए बताया कि जैसे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो अभी चल रहे हैं, जो उस समय 1990s की बात कर रहा हूँ मैं, तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है। इनके बीच में जो क्या है कि जो आइडिया ऑफ सॉफ्ट पावर है हैज़ बिकम मोर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट कॉन्सेप्ट। वो एक बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कॉन्सेप्ट हो गया है, मतलब कि प्रभावी। हम बोल सकते हैं कि आजकल जो भी कंट्रीज़ हैं वो इंस्टेड ऑफ वॉर वे पीस में जो है बिलीव करते हैं, और पीस में बिलीव करने के लिए वो फाइटिंग का भी दूसरा तरीका अपनाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ट्रेड एक जो है जैसे कि ट्रेड विथ यूएसए एंड चाइना, और यूएसए और चाइना का जो ट्रेड है आपस में, उन दोनों के ऊपर चाइना ये ज़रूर जानता है कि वो यूएसए से अगर वॉक करेगा तो वह नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी मिलिट्री इतनी भी कैपेबल नहीं है कि वो यूएसए का सामना कर पाए। इसलिए इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली चाइना बहुत जो है वो स्ट्रॉन्गर है। ये कह सकते हैं कि एक टक्कर के खिलाड़ी है। भले ही अभी भी यूएसए है, लेकिन एक टक्कर अभी इसने रिसेंटली भी दी थी। ट्रेड वॉर चला था उनके बीच में, काफ़ी अच्छा हब माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना। तो इस प्रकार से वो जो है सॉफ्ट पावर में डील कर रहा है, यस, एंड नॉट इन हार्ड पावर टुडे। सो नेक्स्ट इज़ ये एल्सो एंड्योरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो काफ़ी हद तक ये सस्टेनेबल है सॉफ्ट पावर। हाउएवर द आइडिया ऑफ हार्ड पावर हैज़ बिकम लेस रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी, हैज़ बीन डिसअप्रूव्ड बाय द कंट्री, और कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ के द्वारा जो है इसे डिसअप्रूव्ड करा गया है जैसे के कारण। एंड हार्ड पावर, नाउ हार्ड पावर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज़ दी। तो हार्ड पावर इज़ एक्सरसाइज्ड ओवर टेंजिबल मीन्स। ये टेंजिबल मीन्स के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज करा जाता है। अब आपको मैं दो चीज़ बता दूँ, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स आप जिसे जो है देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज़ दी लेमन लैंग्वेज मीनिंग हम कह सकते हैं। और हम इसे यूज़ करेंगे टेंजिबल मतलब मिलिट्री इंटरवेंशंस, मतलब ऐसा जिस चीज़ में हम इंटरफेयर करेंगे तो वो चीज़ हमें दिखेगी, उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट मिलेगा, उसे हम हार्ड पावर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मिलिट्री इंटरवेंशंस, अगर हम आज किसी की भी बॉर्डर पे अगर अपनी मिलिट्री ले जाके खड़ी करते हैं तो वहाँ, और वो भी देश अपना मिलिट्री बेस वहाँ लाएगा, और फिर दोनों में जो वॉर होगी उससे हमें इमीडिएटली इफ़ेक्ट पता चल लेंगे, जिसे हम हार्ड पावर की कैटेगरी में थे। वैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जैसे कि रिसेंटली कई सारे सैंक्शंस जो है ईरान पर यूएसए के द्वारा लगाए गए, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर के समय कई सारे सैंक्शंस यूएसए ने या फिर टैरिफ्स जो हैं वो लगाए गए यूएसए के द्वारा चाइना पर, और चाइना के द्वारा यूएसए पर। सो एंड नेक्स्ट इज़ द कोएर्सिव डिप्लोमेसी। कोएर्सिव डिप्लोमेसी इज़ that
द कोर्सिव डिप्लोमेसी, काफ़ी जो कह सकते हैं ज़बरदस्त कूटनीति जो होती है, और कोर्सिव टू थ्रेटन, ये किसी को भी थ्रेटन करने के लिए होती है। जैसे कि हम इस प्रकार, जैसे जर्मन इन्वेजन पोलैंड इन 1949, यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस और ईरान, चाइना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड पावर। तो ये हार्ड पावर के एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जो है मैंने दिया हुआ है फ़ोटो, इसमें जो है इस पिक्चर में यूएस मतलब जो यूजेस मिलिट्री फोर्स ऑफ टू कोयर्स, मिलिट्री फोर्स को यूज़ करा जाता है हार्ड पावर की कैटेगरी में, जो कि आती है, ठीक है। और सेकंड इज़ द इकोनॉमिक मींस को यूटिलाइज़ करना, इम्पोजेस सैंक्शंस टू अचीव गोल्स, ये जो कि अभी मैंने आपको समझाया है, ये सब आता है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट, तो अब हम देखेंगे हार्ड पावर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम देखेंगे सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर में फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉफ्ट पावर हैज़ द कैपेसिटी टू ऑफर टू परस्यू अदर्स टू वॉट वन वांट्स अकॉर्डिंग टू नाई, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉफ्ट पावर की जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है किसी का पीछा करना, कि वो क्या करना चाहता है। मतलब इंसान को नाई के द्वारा कहा गया है कि परसुएसिव पावर इज़ बेस्ड ऑन दिस परसुएसिव पावर इज़ बेस्ड ऑन, कि ये एक परसुएसिव पावर है, मतलब किसी का पीछा करना, इन द सेंस कि सॉफ्ट पावर ये नहीं है कि जस्ट हार्ड पावर के अपोजिट है। जैसे अट्रैक्शन एंड कन्विंसिंग द अदर पर्सन टू परस्यू डैट, किसी को हम कंपेल नहीं कर रहे हैं सॉफ्ट पावर में। सॉफ्ट पावर में वॉलेंटरी एक्शन होता है, जो कि हम जानते हैं। तो अट्रैक्शन एंड कन्विंसिंग दी अदर पर्सन टू परस्यू डैट, फॉलो करने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉलो कराने के किसी से भी दो कारण होते हैं। या तो आप उसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, या फिर उसे अच्छे रीज़न्स दे के, या फिर किसी और तरीके से उसे फॉलो करवा सकते हैं, जिससे कि वो नाराज़ भी ना हो। और वो है हमारा सॉफ्ट पावर, कि किसी की इच्छा के विरुद्ध हम कोई कार्य ना करवाएं उससे, वो सॉफ्ट पावर की कैटेगरी में आता है। इट इज़ एक्सरसाइज्ड ऑन इंटेंजिबल मीन्स, ये इंटेंजिबल मीन्स के इस पे काम करता है। क्या हमें कल्चर दिखाई देता है? कल्चर एक टर्म है, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास भी एक टर्म है। ये अब हम इसमें जा नहीं सकते, इतिहास भी ऐसा है, हिस्ट्री जिसे हम छू सकते हैं, जिससे हम दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि चाइना रिसेंटली जो ममल्लापुरम जो इंडिया के साथ में जो मीटिंग्स हुई थी चाइना की, तो हमने अपनी रिसेंटली जो है काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा करी थी, कि उनके और हमारे पहले के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, ममल्लापुरम से काफ़ी कुछ रिलेटेड था। तो इस कारण से हमने चाइना को इनवाइट किया, या फिर कह सकते हैं कि सेकंड जो मीटिंग्स हुई वो हिस्ट्री के बेसिस पर हमने करी, जो कि एक सॉफ्ट पावर में आ सकता है। इनफॉर्मल मीटिंग थी। और आइडियोलॉजी हम देख सकते हैं कि आइडियोलॉजी का काफ़ी हद तक असर पड़ता है, कि आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी हार्ड आइडियोलॉजी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट आइडियोलॉजी हो सकती है। जैसे कि एक टेररिज्म में जब क्रिएट करते हैं, तो एक ऐसी टेररिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, या फिर कहें कि हमारी जो मॉरालिटी वाली जो है आइडियोलॉजी, वो भी एक आइडियोलॉजी है। So these are the different ideology. We can say that every ideology have an effect in a different manner, ठीक है। and this is come under the soft power। तो ये हम सॉफ्ट पावर की तरीके से, जैसे टेररिज्म को फैलाने के लिए यूज़ करा जाता है काफ़ी लोगों का, और एक आइडियोलॉजी बनाई जाती है जिसके बेसिस पर वर्क करा जाता है। आइडियोलॉजी हम रिलीजन्स को भी बोल सकते हैं कि एक अलग अलग आइडियोलॉजी है हर एक रिलीजन्स की। सो देन नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल वैल्यूज़। पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी जो है एक सॉफ्ट पावर है। आज एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलती है जनता को, और सॉफ्ट पावर के थ्रू से अट्रैक्ट करती है, उनसे कन्विंस करती है कि वो हमारी पार्टी को वोट दे। दैन इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़, जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ होती हैं, इन्हें हम देखा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट पावर से। दिस इंक्रीजिंग अमेरिकनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, इसमें ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि देखो
आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि काफ़ी पहले से एक आफ्टर द सोवियत यूनियन और आफ्टर 1990 द अमेरिका इज़ वर्ल्ड पावर। और ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तब सब सुनते हैं थे, और पर आजकल ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ ये हर एक कंट्री चाहती है कि वो उसकी सॉवरेनिटी कोई हर्ट ना करे, जिसके कारण बट यहाँ सॉफ्ट पावर का एग्ज़ाम्पल देने के लिए हम अमेरिका को इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका को हम देख सकते हैं कि काफ़ी पहले से, चाइना के पहले से भी वो ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सॉफ्ट पावर को फॉलो करा। 1990 के बाद से सभी कंट्रीज़ आई, लेकिन अमेरिका उसमें बड़ा था। काफ़ी हद तक उसने मतलब ट्रेड पर फोकस करा, और WTO ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा कि काफ़ी हद तक इन यूरोप कंट्रीज़ के द्वारा भी इसको दिया जाता है। ये सारे नियम्स जो बनाए गए वो ट्रेड के लिए। ट्रेड वॉर्स जो चलती हैं, ठीक है, वो एक सॉफ्ट पावर में हम ले सकते हैं कि ट्रेड वॉर्स करना, बट ट्रेड में रिलेशन करना और सामने वाले को डेफिसिट में डालना। जैसे कि जो आज चाइना जो है वो यूएस के ऊपर कर रहा है। ट्रेड वॉर अलग चीज़ होगी, सॉरी, बट ये जो डेफिसिट वाला काम है कि सामने वाले को पता भी नहीं चले, ये सॉफ्ट पावर में आ जाएगा और सामने वाला अपना ऋणी भी हो जाए। इन द सेंस कि हमारे सामने उस वो बिल्कुल ही मतलब निहत्था हो जाए, इन द सेंस कि ऐसी कंडीशंस जैसे कई सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना ने कर रखा है कि उनके साथ विदाउट वॉर वो उनको इस हिसाब से बना लेता है अपने अकॉर्डिंग कि उनको बाद में यूज़ कर सके, उनको इकोनॉमिकली वीकर बना देता है, और उनको इकोनॉमिकली अपना ऋणी बना देता है। इस कारण से जो है कंट्रीज़ उनके बाद बोल नहीं सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, जिसके ऊपर मतलब 100 मतलब काफ़ी हद तक जो है उसने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट्स करके उनके ऊपर जो है एक मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है उन पर अपना राज जमा लिया है, जिसके कारण वो कंट्री काफ़ी उनका कम जो है विरोध कर सकती हैं आजकल की डेट में। सो नेक्स्ट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच में डिफरेंस है जनरेशन का, ठीक है? जनरेशन ऑफ सॉफ्ट पावर रिक्वायर मच लॉन्गर टाइम। इसको जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड पावर। हार्ड पावर टेक लेस टाइम इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट पावर। अगर हमें किसी के ऊपर मिलिट्री अटैक करना है तो हम वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए 1960 में भी हमने जो है कि 71 के लगभग 1960s में भी हमने चाइना से वॉर करी, और इस वॉर में हमने क्या करा कि काफ़ी हद तक जो है मतलब यूज़ करी हार्ड पावर जिसे हम कहते हैं, उसका यूज़ करा, जिसके अफेक्ट जल्दी हमें दिखाई दिया कि हमारी इंडिया को अपनी प्रेस्टीज खोना पड़ी, और जिसके चलते जो है मतलब चाइना जीता भी, और इमीडिएटली हमें इफ़ेक्ट भी पता चल गया कि क्या हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता। बट सॉफ्ट पावर में ऐसा नहीं होता है जनरली, कि आज इकोनॉमिक ट्रेड जो चलता है, इंडिया जो ट्रेड चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो एक सॉफ्ट पावर का हिस्सा हम बोल सकते हैं, जिसके बीच में जो है कभी ये बोल सकते हैं कि अभी इंडिया फिर भी कह सकते हैं कि डेफिसिट में चल रहा है इकोनॉमिक में, ये मतलब एज़ कम्पेयर टू ट्रेड विथ चाइना जो है वो डेफिसिट में है इंडिया। बट समटाइम्स इट हैपन्स दैट कई सारी कंट्रीज़ के साथ में वो प्लस में भी है, कह सकते हैं कि प्रॉफिट में भी है, कि दूसरी कंट्रीज़ इंडिया की डेफिसिट है। तो ये जो है सॉफ्ट पावर का है। इन फ्यूचर हो सकता हो इंडिया भी ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने के बाद हो सकता हो नेक्स्ट टाइम चाइना जो है वो हमारे ऊपर जो है हम उसके ऊपर हावी हो जाएं, और वो हमारे लिए उसके लिए हम डेफिसिट क्रिएट कर दें। ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है। तो कहीं यही कहा गया है कि ये लॉन्गर टाइम जानता है, इसमें लॉन्गर टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है जिससे सॉफ्ट पावर क्रिएट होती है, ठीक है? तो इंडिया को चाइना से आगे निकलने के लिए, एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम चाहिए।
वही हम इसको सॉफ्ट पावर में गिन सकते हैं। नेक्स्ट इज द आउटकम ऑफ सॉफ्ट पावर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द इफेक्ट, इट टेक मच लॉन्गर टाइम बट वंस क्रिएटेड सस्टेनेबल इन नेचर। तो जो आउटकम है सॉफ्ट पावर का, कि अगर इसका जो इफ़ेक्ट होता है सॉफ्ट पावर का, तो अगर एक बार जो है क्रिएट हो गया तो ये हमेशा जो है सस्टेनेबल इन नेचर होगा, मतलब हमेशा नेचर में रहेगा, ठीक है। और आउटकम ऑफ हार्ड पावर, इट्स इफ़ेक्ट कैन बी क्रिएटेड इमीडिएटली बट नॉट सस्टेनेबल इन नेचर। इसका इफ़ेक्ट जो है वो इमीडिएटली होता है बट सस्टेनेबल नहीं होता है नेचर में, कि ऐसा ही होगा। मान लीजिए कि चाइना और इंडिया की जो वॉर हुई थी वो ये थी कि पर उसके बाद भी रिकवर कर गया, इमीडिएटली तो हुआ। जो इफ़ेक्ट हुआ कि इंडिया को काफ़ी हद तक जो है हार का सामना करना पड़ा, कई सैनिक खोए उसने, लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है एक बाद में अच्छी कंट्री बन चुका है अभी भी। और ये सस्टेनेबल नहीं है कि अभी भी इंडिया उस चीज़ को लेकर बैठा है या फिर वो चीज़ इंडिया के पास नहीं है। इन hard power, somebody compels to do something against his wishes, but in soft power evokes the voluntary action। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी को कंपेल करते हैं वो हार्ड पावर में आएगा, लेकिन कोई वॉलेंटरी एक्शन लेता है उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो सॉफ्ट पावर में आ जाएगा, ठीक है। और ये सस्टेनेबल भी है नेचर में। सो नेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जब देखें तो वी ऑब्जर्व डैट द यूज़ ऑफ हार्ड पावर इन सिक्सटीज़ एंड सेवेंटीज़ वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। क्योंकि सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ में हमने देखा कि काफ़ी दो हमने युद्ध लड़े थे, जैसे कि चाइना से और एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हमने युद्ध लड़े थे, जो कि काफ़ी हद तक हार्ड पावर में आते हैं। और जिससे हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना फ़ायदा कि हमें एलपीजी के समय हुआ, जो कि 90s में हमने करा, अपनी इकोनॉमी को ओपन करा, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा, इंक्रीजिंग परचेसिंग कैपेसिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई हमारे यहाँ, पर कैपिटा इनकम जनरेट हुआ, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हैज़ बीन इंक्रीज, जिससे हमारे यहाँ एक प्रॉस्पेरिटी जनरेट हुई, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एज़ कम्पेयर टू सिंस 1997 और टाइम ऑफ 1947 टू 2019 on 20 where we are. So in this period or from independence to today, we can see that the liberalization, privatization and globalization play an important role in our economy after 1990s. And what is today not in past. Sometimes we can see that ये जो है लिबरलाइजेशन करना, प्राइवेटाइजेशन करना और ग्लोबलाइजेशन करना हमारे लिए कहीं हद तक जैसे कि प्रेजेंट डे अभी शोइंग आ रहा है कि काफ़ी हद तक ग्लोबलाइजेशन से जो है वो अब ऐसा लगता है कि आगे ग्लोबलाइजेशन कम होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो चाइना के अंदर थे। तो इस कारण से अब हो सकता हो ग्लोबलाइजेशन कम हो, लेकिन फिर भी काफ़ी इससे चेंजेस आए हैं और आए भी थे पहले भी और अभी आएंगे और काफ़ी चेंजेस। सो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर ओवरऑल जो है वो एक अच्छी पावर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाने में। जैसे कि हम आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, इन लास्ट में आपको सो अपना टॉपिक देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाँ कि जो यूजेस कल्चर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, जो कि ये सॉफ्ट पावर में हम देख सकते हैं, यूजेस कल्चर टू इन्फ्लुएंस अदर्स।
कल्चर हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने में, कि जैसे एक कल्चर की जो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ हो रही है वो उनके यहाँ पे भी हो, एक कल्चर जो है उनके यहाँ पे भी जाए, जिसके कारण जो है काफ़ी चीज़ें हमसे सीखी जाती हैं दूसरी जगहों के द्वारा। अगर कल्चर जाएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें जाएंगी, कल्चर से रिलेटेड जैसे कि हैंडमेड जो हैं क्लॉथ्स वो भी जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये सारी चीज़ें जाना डेमोन्स्ट्रेट्स गुड गवर्नेंस एंड प्रिंसिपल। तो अगर एक कंट्री में अच्छी गवर्नेंस और प्रिंसिपल है तो दूसरी जगह भी सेटअप करना उन चीज़ों को। अभी जैसे कि अफ़गानिस्तान के लिए हो रहा है, बट हम उसका प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं दे सकते हैं। सॉफ्ट पावर को वहाँ हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अच्छे, जैसे हमने पार्लियामेंट बनाई है वहाँ, और यूएसए भी लगातार कोशिश कर रहा है, पर फिर भी हमें अभी तक सफलता वहाँ नहीं मिली है। इसी प्रकार से देखिए कि इंगेजेस विथ अदर स्टेट्स इन अ पॉजिटिव वे, और दूसरे स्टेट्स को एंगेज करना इन अ पॉजिटिव वे। तो उनके साथ जुड़ना काफ़ी हद तक सारी कंट्रीज़ के साथ में, जो कि एक सॉफ्ट पावर का ही एग्जांपल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर के जो यूएस जो है वो सॉफ्ट पावर में आता है फर्स्ट। यहाँ पे 6 जो कंट्रीज़ हैं वो आपको देख सकते हो आप, जो कि सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करती हैं। टॉप 6 कंट्रीज़ यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और लास्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ये डेटा वैसे तो 2016 का है, अगर आप देखेंगे तो अब चाइना भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, जो कि रीजनली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज regionally integrated organization. In terms of regionally integrated organization, European Union enjoys the maximum soft power. तो in terms of regional integrated organization, यूरोपियन यूनियन एन्जॉयज़ मैक्सिमम सॉफ्ट पावर। देखा जाए तो एक ये ग्रुप है जो कि यूरोप का है, जिसमें सारी कंट्रीज़ यूरोप की हैं देखा, और काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट पावर का एक एग्ज़ाम्पल है जो कि क्रिएट करती हैं। जैसे कि उनके बीच में जो है ट्रेड होना, आपस में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना विदाउट एनी वीज़ा। हम देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी कंट्री में जा सकता है हर व्यक्ति। इट इज़ एन intergovernmental organization, and the number of its member nations have always increased, leaving few exceptions. कुछ exceptions को छोड़ के जो है वो जो है ये इसके जो मेंबर्स हैं हम कह सकते हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने पहले भी आसियान का जो जिक्र मैंने करा है, मैंने पिछले वीडियोस में जो आसियान कंट्रीज़ को मैंने आपको पढ़ाया था, उसके इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाए थे, उसमें भी हमने देखा था कि वो भी एक ग्रुप है जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं रीजनल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो एक साउथ ईस्ट का ग्रुप हो गया, जैसे कि ये यूरोप का ग्रुप है तो वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है, जो भी उसमें भी ट्रेड होता है। यही सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं हम कि सॉफ्ट पावर उसमें भी आती है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ तक ही, और अब मैं आपके लिए कल न्यू लेक्चर लेके आऊँगा वापस एट 4 o'clock। सो प्लीज़ सजेस्ट कि कितनी बजे तक आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपके हिसाब से उतनी बजे वीडियो लाऊँगा। सो अगर 4 बजे ओके है आप सभी को तो 4 बजे। सो अगर फ्रेंड्स अगर पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके अपने सजेशंस दें कि आपको क्या चेंजेस चाहिए हैं, कैसा वीडियो लगा। और मैं इसमें यूपीएससी के साथ पूरा इंटरनेशनल रिलेशन कवर करूँगा। जो पूरे यूपीएससी में जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन आएंगे वो आपके नहीं छूटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर कुछ और जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। Thank you friends, and join me on Telegram. Bye friends.